एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक के क्वेश्चंस। पिछले वीडियोस में मैं 30 तक के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस की थी, तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। ठीक है, ये 2019 का ही है। ओके, 2019 का ही पेपर है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है इसलिए मैं बोल दे रही हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। श्वेता, गीता एंड ज्योति आर इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पार्टनर्स। गीता रिटायर्स। जो श्वेता, गीता एंड ज्योति है वो तीनों क्या है? इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, गीता रिटायर होती है। गीता शेयर इज गेन्ड बाई श्वेता एंड ज्योति इक्वली। तो गीता के रिटायर होने के बाद उसका जो शेयर है वो श्वेता और ज्योति इक्वली ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ श्वेता एंड ज्योति विल बी। तो श्वेता और ज्योति का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1:1। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ठीक है, अच्छे से। और जो आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, क्योंकि गीता के जाने के बाद वो दोनों भी क्या करेंगे, आपस में इक्वली ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का प्रॉफिट और जो लॉस होगा उस शेयर करेंगे। ठीक है, इक्वली शेयर करेंगे उसके जाने के बाद। 32, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द टाइप ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? आंसर है नॉमिनल अकाउंट। जब रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन के टाइम पर प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए या फिर निकालने के प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस या ये किससे रिलेटेड होता है? ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सॉरी, विच इज द फर्स्ट पेमेंट मेड फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एट डिसोल्यूशन? जब फार्म बंद होता है, ठीक है, जब फार्म बंद करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले किसको हम पेमेंट करेंगे? तो हम थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं। ठीक है, जो थर्ड पार्टीज होती हैं, लाइबिलिटीज टुवर्ड थर्ड पार्टीज, ये हमारा आंसर है। फिर उसके बाद किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेंगे। ठीक है, जो बाहर के क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले दिया जाएगा, तब उसके बाद पार्टनर्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मैक्सिमम प्रीमियम ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी शेयर्स को किसी भी प्रीमियम पर इश्यू कर सकती है। इसकी कोई प्रीमियम लीगल लिमिट नहीं है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो नो लिमिट आंसर है। मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स एज पर टेबल F। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर शेयर होल्डर्स कॉल मनी टाइम पर नहीं देते हैं तो कंपनी उनसे अधिकतम 10% इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अगर टाइम से पैसे ना दें तो जो कंपनी है वो अधिकतम 10% इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है उन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट शोन अंडर शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। आंसर है रिजर्व कैपिटल। बैलेंस शीट का जो शेयर कैपिटल है उस कॉलम में ऑथराइज्ड आएगा, इश्यूड आएगा, सब्सक्राइब्ड आएगा। ठीक है, लेकिन रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट रेट आंसर है डिसाइडेड बाय बोर्ड। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि डिवेंचर किस परसेंट पे, किस रेट पर इशू किया जाएगा। ठीक है,
थोड़ा मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, तो कोई भी वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी क्योंकि मैं क्लियरली बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज कैपिटल प्रॉफिट। आंसर है कैपिटल प्रॉफिट। ये कंपनी को कैपिटल नेचर का बेनिफिट देता है, इसलिए कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज। आंसर है लायबिलिटी। कंपनी को फ्यूचर में प्रीमियम के साथ डिबेंचर रिडीम करने होंगे, इसीलिए लायबिलिटी होती है। ये कंपनी का एक प्रकार का लायबिलिटी होती है क्योंकि उसे फ्यूचर में प्रीमियम के साथ डिबेंचर रिडीम करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, एज पर कंपल्सरी अंडर शेड्यूल 3, तो आंसर आएगा वर्टिकल। आजकल कंपनीज वर्टिकल फॉर्मेट में ही बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होती है वो बनाती है। ठीक है। आजकल की जो कंपनियां हैं, तो हम वर्टिकल आंसर है हमारा। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो वर्टिकल है। ये एज पर कंपनी एक्ट 2013 मैं थोड़ा मिस्टेक हो रहा है बोलने में यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे वर्ड्स को समझने की कोशिश करना। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, 2013, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म। ये क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41, स्टेक होल्डर बेस्ड क्लासिफिकेशन एनालिसिस। स्टेक होल्डर बेस्ड क्लासिफिकेशन एनालिसिस से क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब कंपनी को बाहर के लोग देखते हैं तो उस एनालिसिस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे कि हम बैंक लोन ले रहे हैं तो बैंक क्या करेगा? पहले कंपनी की रिपोर्ट चेक करेगा, तो तो बैंक क्या करता है? एनालिसिस करता है, तो उस एनालिसिस को हम एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। अब कोई भी इन्वेस्टर्स हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, उसके पहले तो क्या करेगा? वो पहले हमारी कंपनी की रिपोर्ट्स चेक करेगा कि हमारी कंपनी कितनी प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, कितना हमारे एक्सपेंस है, ये सब चेक करेगा। तो उसके बाद वो इन्वेस्ट करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा? एनालिसिस करेगा। तो उस एनालिसिस को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, लिक्विडिटी रेशियो इज। तो लिक्विडिटी रेशियो इज मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी। आंसर है मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को मेजर करता ही है। कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बिल और कर्ज चुकाने के लिए कितना पैसा है, ठीक है, वो मेजर करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अराइव एट लिक्विड एसेट्स डिडक्ट। तो हम स्टॉक को डिडक्ट करेंगे। स्टॉक को बेचने में टाइम लग सकता है, इसीलिए लिक्विड एसेट्स में स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते हैं। लिक्विड एसेट्स में वही उसी को ही इंक्लूड करते हैं जो केस में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, कम समय में, शॉर्ट टर्म में। और स्टॉक जो है वो कम समय में लिक्विड नहीं बन सकती है, ठीक है, मनी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी क्वेश्चन नंबर 44, डिज़ायरेबल करंट रेशियो। तो डिज़ायरेबल करंट रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। ओके, इसे हम आइडियल करंट रेशियो भी बोल सकते हैं, डिज़ायरेबल करंट रेशियो बोल सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, या फिर आइडियल करंट रेशियो, क्योंकि जो बुक है, ठीक है, बुक में आइडियल करंट रेशियो दिया रहता है और यहाँ पे क्या है? डिज़ायरेबल करंट रेशियो दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। डिज़ायरेबल करंट रेशियो और आइडियल करंट रेशियो, ये दोनों सेम क्वेश्चन है और आंसर क्या आएगा? 2:1।
वन। जैसे कि अगर कंपनी पर 100 रुपये का कर्ज है तो उसके पास कम से कम 200 के करंट एसेट्स होने चाहिए, इसीलिए आइडियल रेशियो 2:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कैश इक्विवेलेंट हैज़। अब इसमें बोल रहा है कि कैश इक्विवेलेंट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो उसकी क्या है खासियत है सबसे बड़ी, हायर लिक्विडिटी। जो कैश इक्विवेलेंट है वो चीज़ें हैं जो जो तुरंत कैश बन सकती हैं, तो इसे हम हायर लिक्विडिटी कहते हैं। कैश इक्विवेलेंट को हम हायर लिक्विडिटी भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें से कौन सा है, आंसर है हमारा सैलरी एक्सपेंस। आंसर है सैलरी एक्सपेंस। ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस की जो रोज के काम में आती हैं वो ट्रांजैक्शन, ठीक है, रोज़मर्रा की जो खर्चे होती हैं उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहती हैं। सैलरी एक्सपेंस है ये एम्प्लॉय को सैलरी देना बिजनेस का डेली काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, गुडविल इज रियल एसेट्स। गुडविल इज रियल एसेट्स, क्योंकि गुडविल जो है बिजनेस की एक प्रकार की रेपुटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट टाइप। आंसर है पर्सनल अकाउंट। कमीशन किसी व्यक्ति को देना है इसीलिए पर्सनल अकाउंट माना जाता है, ठीक है। जो कमीशन होती है किसी व्यक्ति को देना रहता है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट होती है। नेक्स्ट है जीएसटी अप्लाइड इन ईयर। जीएसटी कब अप्लाइड हुआ था, ठीक है, तो आंसर है 2017, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट ब्रांच प्रिपेयर्स ऑन ट्रायल बैलेंस। आंसर है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में बिजनेस और ओनर को अलग माना जाता है, इसी तरह हेड ऑफिस और ब्रांच को अकाउंटिंग पर्पस के लिए अलग यूनिट माना जा सकता है, इसीलिए ब्रांच अपना क्या करता है, एक अलग ट्रायल बैलेंस बनाता है, ठीक है, और बना भी सकता है। जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार हर बिजनेस यूनिट को अलग माना जा सकता है, इसीलिए ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस अलग ही प्रिपेयर कर सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट ब्रांच प्रिपेयर्स ऑन ट्रायल बैलेंस। क्या ब्रांच अपना अलग ट्रायल बैलेंस बनाती है? कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इसको सपोर्ट करता है? तो अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट इसे सपोर्ट करता है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट्स में कह सकते हो। और आने वाले वीडियो में मैं आपको इंटर्नशिप के बारे में बताने वाली हूँ और उसके कैसे हमें प्रिपेयर करना है इंटर्नशिप फाइल, और कैसे पीपीटी बनाना है, कैसे टीएलएम तैयार करना है, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो आप कनेक्ट रहिए मेरे साथ, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाली हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में मदद मिले। थैंक यू।